नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग प्रोजेक्शन चैप्टर के प्रश्न लगा रहे हैं। रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे प्रोजेक्शन जो चैप्टर है इसको दो भागों में बांट दिया है। एक पहला जो चैप्टर है उसका नाम व्यू रखा है। हाँ, जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तमाम जो व्यू में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं उसके बारे में अलग से पढ़ने के लिए बोला। और प्रोजेक्शन एक अलग से चैप्टर दे दिया। जबकि ड्राइंग के भाषा में व्यू और प्रोजेक्शन दोनों सेम ही चैप्टर होते हैं। उसी के अंदर में प्रोजेक्शन के अंदर में ही व्यू को पढ़ना पड़ता है। खैर, रेलवे ने ऐसा किया, उससे कोई बात नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने व्यू के 45 क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। इस लेक्चर में हम 59 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रोजेक्शन का। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस किए होंगे, मतलब टेस्ट दिए होंगे। टेस्ट में नंबर कम आए होंगे, किसी को बहुत अच्छा नंबर आया होगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन टेस्ट देने के बाद ही सारे इस डिस्कशन क्लास को आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और रेलवे के हिसाब से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसे तो इस प्रश्न को अगर आप लगाएंगे तो बिना थ्योरी पढ़े अगर डायरेक्ट प्रश्न को लगाएंगे तो लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह से आपको हम पढ़ाने वाले हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे कि थ्योरी आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको सारा चीज प्रॉपर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को कितने चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को कितने चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ड्राइंग शीट होता है ना, इस तरह का ड्राइंग शीट होता है, इसको हम लोग 4/4 चतुर्थांश में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 बोलिएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 चतुर्थांश में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप 4। पहला समझ में आ गया। कुछ चीजें होती है जो याद करने के लिए, तो इसमें कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। ये स्टैंडर्ड है जो ड्राइंग के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। दूसरा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्शन बोल रहा है कि कितने प्रकार का प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है। तो आपको अगर आप लेक्चर अगर मेरा देखे होंगे प्रोजेक्शन का, तो आपको याद होगा कि प्रोजेक्शन मैंने बताया था, जो प्रोजेक्शन होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है पहला पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। और दूसरा था हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था। पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 2 था, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो था ये ड्राइंग में नहीं आता है, ठीक है ना, ड्राइंग का पार्ट नहीं है। ये जो कलाकार लोग होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो पैरेलल प्रोजेक्शन है, ये पैरेलल प्रोजेक्शन ड्राइंग में, ये पैरेलल का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। पैरेलल प्रोजेक्शन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज है, इसका 2 भाग होता है, ठीक है ना। पहला होता है, ए होता है ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे। और दूसरा होता है बी, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन यहाँ पर होता है। ये 2 भागों में होता है, ठीक है ना। थ्योरी में डिटेल्स में आपको पढ़ाया है मैं, आप देख लेंगे, ठीक है ना। ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 तरह के प्रोजेक्शन को हम लोगों ने बांट के रखा है। प्रोजेक्शन 2 तरह का होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये पर्सपेक्टिव नहीं आता है। जो ड्राइंग का होता है वो पैरेलल होता है, और इसके 2 भाग होते हैं, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 2। हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर का, किस प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। बोला कि किस प्रक्षेप में वस्तु को एक ही दृश्य में सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आपको यहाँ पे दिया है ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, पिक्टोरियल और ए एंड बी दोनों, ठीक है ना। देखिए, ऑर्थोग्राफिक में हमें 3 ही साइड के बारे में पता चलता है, बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं होता है, ठीक है ना। और ये 2D प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक क्या 2D है। ये आइसोमेट्रिक 3D होता है, ठीक है ना। और पिक्टोरियल भी 3D होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो जानकारी मिलता है ड्राइंग के हिसाब से आइसोमेट्रिक वाला सही है, ठीक है ना। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, इसमें 3 आ जाते हैं। ये जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो होता है, इसमें 3 प्रोजेक्शन आते हैं। पहला होता है ये आइसोमेट्रिक भी आता है, आइसोमेट्रिक भी आता है, और हमारा ये आइसोमेट्रिक के बाद हमारा होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक भी आता है, और पर्सपेक्टिव भी आता है, पर्सपेक्टिव भी आता है, ठीक है। ये तीनों पिक्टोरियल का अंदर में आता है। तो तीनों जो प्रोजेक्शन है ये 3D प्रोजेक्शन है, तीनों क्या है 3D प्रोजेक्शन है। तो अगर हम बात करें कि एक ही प्रोजेक्शन में अगर तीनों
सारा चीज तीनों फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू देखना होता है, प्रोफाइल व्यू देखना होता है, तो हम लोग पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तीनों प्रोजेक्शन इसी में आता है। या आईसो का प्रयोग कर लीजिए, ऑब्लिक का प्रयोग कर लीजिए, या पर्सपेक्टिव का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से इसका आंसर होता है चित्रीय प्रक्षेप। ये ऑर्थोग्राफी 2D होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। पर्सपेक्टिव इसी का भाग है, और ऑब्लिक भी इसी का भाग है, और आईसो इसी के अंदर में आता है, इसीलिए एग्जैक्ट आंसर ये सही होगा, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके बदले हम पर्सपेक्टिव मारते, तो ए भी सही आंसर है और ए भी सही आंसर है, दोनों सही है और ए भी सही है, तीनों सही है। तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सही है? पिक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर में तीनों आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये सही है। 5वां नंबर पाइए, बोला कि लंब कोणीय प्रक्षेप खाली स्थान ड्राइंग है। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज ए खाली स्थान ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग है भाई? तो पहला दिया है ऑप्शन में, मशीन ड्राइंग है क्या? मशीन ड्राइंग नहीं है, ये कोनी एंगुलर है, नहीं है। टेक्निकल और 2D, तो बिल्कुल सही है, ये 2D भी है और ये टेक्निकल भी है ना। यूनिट ड्राइंग क्या होता है? टेक्निकल ही होता है, और ये ऑर्थोग्राफिक मतलब 2D, 2 डायमेंशनल डायरेक्शन, 2 डायमेंशनल ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोग्राफिक में हम फ्रंट व्यू, मान लीजिए फ्रंट व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू बनाए और साइड व्यू बनाते हैं, तीनों व्यू जो बनाते हैं तो सब में 2 डायमेंशन ही दिखता है हमें। या फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में हाइट और लेंथ दिखेगा, टॉप व्यू की बात करें विड्थ और लेंथ दिखता है, साइड व्यू की बात करें हाइट और विड्थ दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, कहीं किसी को भी देखेंगे तीनों में से सब में 2 ही डायमेंशन है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और टेक्निकल ड्राइंग होता है, ठीक है, ये सही हुआ। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन बोला है कि चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कितने तरह का होता है, ठीक है ना। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कितने तरह का होता है भाई? तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यहाँ पे 3 तरह का होता है, ठीक है ना, 3 तरह का होता है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पिक्टोरियल 3 तरह का होता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की बात करें तो पिक्टोरियल का मतलब होता है, पहला पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, और तीसरा होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये तीनों होता है, ठीक है ना। और ये तीनों मिलाकर पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं, इसीलिए यहां पे आंसर होगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सममितीय प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्षों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें 3 जो एक्सिस होता है, तीनों के बीच में आपस में कितने डिग्री का कोण होता है। तो पिछले वाले लेक्चर में भी वाले में आपको मैंने बताया था कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है तो तीनों जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल के बीच में जो कोण होता है, ठीक है ना, तीनों एंगल के बीच में जो कोण होता है ना, ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना, 120 डिग्री, आपस में ये तीनों 120 डिग्री होते हैं। ये हाई, यहां से ये 30 डिग्री होता है, यहां से ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन ये 1, 2 और 3, ये तीनों जो एक्सिस है ना, आइसोमेट्रिक एक्सिस है, इन तीनों के बीच में आपस में 120 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना, 120 डिग्री का होता है ये। इसीलिए तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को 120 से 120, 120 और 120 तीनों जोड़िएगा तो आपको 360 आएगा, ठीक है ना, 360 इसका सम आएगा। तो कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री रोटेशन में व्यू हमको दिखाता है। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी व्यू देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, क्योंकि वो 360 डिग्री पर रोटेट करके दिखा देगा, सारे साइड्स को, हर चीज को आपको दिखा देगा आइसोमेट्रिक व्यू में। इसीलिए इसके बीच के जो इंक्लिनेशन होता है, कौन होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो रेखाएं सममितीय अक्षों के समानांतर होती है उसे कहते हैं, मतलब जो भी रेखाएं आइसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक लाइन बोलेंगे। मान लीजिए ये हमारा आइसोमेट्रिक हम क्या करते हैं, एगो 30 डिग्री का ये कोण होता है, एगो 30 का ये होता है, ये 30 डिग्री होता है यहाँ पे, और ये भी 30 डिग्री होता है, ठीक है। और एक ऊपर से हम एक्सिस डालते हैं, ये आपस में तीनों 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इन तीनों के समानांतर में जो भी रेखा खींचेंगे, जैसे इसके समानांतर में हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, इसके समानांतर में यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, इसके समानांतर में, या इसके समानांतर में यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे इसके समानांतर में, तो जो भी लाइनें खींचेंगे ना
वो आइसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर में अगर होगा, ये तीनों एक्सिस के समानांतर में होगा, उसको हम लोग आइसोमेट्रिक लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमेट्रिक लाइन। तो यहाँ पे जो भी लाइनें खींचे हुआ क्या है? आइसोमेट्रिक लाइन है, क्योंकि ये तीनों में से किसी के समानांतर है, वो आइसोमेट्रिक लाइन कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेट्रिक लाइन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 9 नंबर पे। बोल रहा है कि जो आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यू किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि बाय व्हिच स्केल इज यूज्ड इन आइसोमेट्रिक व्यू। क्या लिखा हुआ है? आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक में व्यू इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? व्यू। देखिए समझ लीजिएगा यहाँ पे, आइसोमेट्रिक व्यू और एक होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अगर आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें तो ये एक्चुअल स्केल से बनाया जाता है, ये एक्चुअल स्केल से बनाया जाता है, ओरिजिनल से। ठीक है ना, ये एक्चुअल स्केल से बनाया जाता है, ये एक्चुअल स्केल से बनता है। ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल स्केल से। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर कोई पिक्चर दिया, बोला कि इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, ये 10 है, 15 है, ऐसे दिया रहेगा, तो सेम उसी स्केल में हम लोग बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू को। ठीक है ना। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें तो ये आइसोमेट्रिक स्केल में बनाया जाता है, ये आइसोमेट्रिक स्केल में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रोजेक्शन पूछेगा तो आइसोमेट्रिक स्केल होगा, अगर व्यू पूछेगा तो एक्चुअल स्केल होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू में जो हम वस्तु का चित्र बनाते हैं उसमें कौन सा स्केल का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? वास्तविक मापनी, मतलब ओरिजिनल स्केल। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में लिखा है कि लंब कोणीय प्रक्षेप में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल जो प्रोजेक्शन होता है उसमें कितने व्यू कम से कम खींचा जाता है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे यहाँ अगर हम ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट पे तो दो एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं। पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल में दो प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं। पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आपको मालूम होगा। दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है ना, क्वाड्रेंट बताए थे ना ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, तो इसमें हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, नहीं तो थर्ड में बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग कितने व्यू बनाते हैं? तो आपको याद होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का अगर हम बोलें कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो 3 व्यू इसका बनाएंगे। एक पहला ऊपर से हम देखेंगे इसको, एक ऊपर से देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। क्या बोलेंगे? टॉप व्यू बोलेंगे। एक सामने से देखेंगे इधर से, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। ठीक है, एक साइड से देखेंगे, इसको बोलेंगे साइड व्यू, है ना। तो 3 ही व्यू हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, कभी भी 3D जो डायमेंशन दिया रहता है उसका अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ड्राइंग शीट पे और ऑर्थोगोनल रहता है तो उसमें कम से कम 3 व्यू हम दर्शाते हैं। पहला टॉप और फ्रंट, ये प्रिंसिपल व्यू होता है, इसको दिखाना ही दिखाना होता है। एक साइड व्यू दर्शा देते हैं। ठीक है ना, और साइड व्यू में बहुत सारे साइड व्यू होता है, रेयर व्यू भी होता है, ठीक है ना, बॉटम व्यू भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? साइड व्यू को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 3 व्यू यहाँ पे हमेशा हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आकर बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रक्षेप किस प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, बोला कि सममितीय प्रक्षेप किस प्रक्षेप का प्रकार है? क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे। बोल रहा है कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, ये किसका भाग होता है? ये किस ड्राइंग का भाग होता है? तो आपको बताए थे ना कि जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है इसी के अंदर में आता है। पहला हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन आता है, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन आता है, और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आता है। ठीक है ना, तो आइसोमेट्रिक किसका भाग है? पिक्टोरियल का भाग है। ठीक है, तो पिक्टोरियल का ही भाग है कौन सा? हमारा आइसोमेट्रिक। ठीक है, 12 नंबर पे चलते हैं। 12 में पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है। बोल रहा है कि वर्टिकल प्लेन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन को क्या कहा जाता है? देखिए
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताया था। इस वाले प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल प्लेन, और इस वाले प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दोनों प्लेन क्या है? प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है ना। और इधर से जो प्लेन लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई भी प्लेन रखते हैं, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में ये वाला प्लेन रख दिए हम, तो इसको एक्जुलरी प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो वर्टिकल प्लेन होता है इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, कि रेफरेंस प्लेन बोलते हैं, कि ए और बी दोनों बोलते हैं। तो देखिए, ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और हम यहाँ पे एक प्लेन लाते हैं ऐसे, जिसको हम लोग प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। तो क्या ये प्लेन भी वर्टिकल है ना? आप बोल सकते हो ना कि ये वाला प्लेन भी वर्टिकल प्लेन है। ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है, और इसी दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बगल में दूसरा प्लेन लाते हैं जिसका प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, वो भी वर्टिकल ही होता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये प्रोफाइल प्लेन भी होता है। ये भी तो वर्टिकल है, और वर्टिकल प्लेन ही प्रोफाइल प्लेन होता है, ठीक है ना। और ये भी वर्टिकल है, लेकिन ये प्रोफाइल प्लेन नहीं है, ये प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये दोनों में अंतर क्या है कि ये प्रिंसिपल प्लेन है और ये प्रोफाइल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन को भी प्रोफाइल प्लेन बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी सही है। रिफरेंस प्लेन बोल रहा है, तो इन दोनों प्लेन के बीच में ये वाला जो प्लेन है ना, इसको रिफरेंस प्लेन भी बोल सकते हैं, जिसके रिफरेंस में हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखते हैं, ठीक है। तो इसको रिफरेंस प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोफाइल प्लेन को रेफरेंस प्लेन भी बोल सकते हैं। इसीलिए ए और बी दोनों सही है, इसीलिए ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के पास। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल वर्टिकल प्लेन पर लिए गए व्यू को कहा जाता है। बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल प्लेन होता है ना, उस पर लिया गया व्यू कौन सा व्यू होता है? तो इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आपको हम बोले कि इस पे कौन सा व्यू प्राप्त होगा, ऊपर से देखेंगे तो किस पे व्यू बनेगा? हॉरिजॉन्टल सतह पे बनेगा। सामने से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो इस पे कौन सा व्यू आएगा? फ्रंट व्यू आएगा। तो कह सकते हैं जो वर्टिकल प्लेन होता है ना, उसके ऊपर ये सामने वाला सतह दिखाई देता है, और सामने वाला सतह देखने के लिए हमको सामने से आकर देखना पड़ता है, इसीलिए इस पर बना हुआ व्यू फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि सामने वाला सतह पे क्या बनता है? हमें फ्रंट व्यू नजर आता है। क्या नजर आता है? फ्रंट व्यू नजर आता है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू नजर आता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, किसी कोण के प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है। और किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए ये फर्स्ट एंगल पोजीशन हो गया, फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है और फोर्थ एंगल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम लोग थर्ड एंगल में यहां पर रखते हैं, तो थर्ड एंगल में रखेंगे तो ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हुआ? तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हुआ। सेकंड में रखेंगे तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन हुआ। फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हुआ, और फोर्थ में रखेंगे तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हुआ। तो थर्ड में रखा हुआ है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, तो कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल सही, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। कौन सा होगा? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। 14 नंबर हो गया। 15 पे चलते हैं। 15 नंबर पूछ रहा है कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है को क्षैतिज तल के दोनों ओर कितने डिग्री के कोण खींचा जाता है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखिए, एक इधर खींचते हैं और इधर खींचते हैं, इसी दोनों हॉरिजॉन्टल जो सतह होता है ना, बोला कि हॉरिजॉन्टल सतह को कितने डिग्री एंगल पे रखा जाता है। तो यहां पर देखेंगे, आपको याद होगा, इसको 30 डिग्री बोलते हैं और ये भी 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या बोलेंगे? 30 डिग्री, ठीक है। ये भी हो गया, 15 हो गया। 16 पे चलते हैं। बोला कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा कोण प्रक्षेप है? कौन सा कोण प्रक्षेप है, ठीक है ना। प्रथम कोण पर फर्स्ट एंगल है कि सेकंड एंगल है कि थर्ड एंगल है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको। अगर हम थर्ड एंगल की बात करें तो कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में? ये अगर ये प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है, सॉरी ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप खड़े हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये है क्या है? प्रोजेक्शन प्लेन है। यहां से अगर आप देख रहे हैं, आपके और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। आपके और ऑब्जेक्ट के, सॉरी आपके और ये प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन वही ऑब्जेक्ट हम थर्ड में रखते हैं, थर्ड में रखते हैं, यहां पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये थर्ड में रखा हुआ, ठीक है। और आप भी अभी यहीं पे हैं, क्योंकि आपका पोजीशन नहीं चेंज होता है, ठीक है। आप भी अभी यहीं पे हैं, और इस कंडीशन में यहां से आप देख रहे हैं इसको, तो आपके
और प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और आपके बीच में अगर प्रोजेक्शन प्लेन आ जाए उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन आ जाए उसको क्या बोलते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ये रहा ये प्रोजेक्शन, ये रहा प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये इसका ये प्रोजेक्शन है। और आप देख कहां से रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहां से देख रहे हैं। तो पहले क्या दिख रहा है आपका, पहले आपको क्या दिखेगा, प्रोजेक्शन दिखेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पहले क्या दिख रहा है, प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट और आपके बीच में क्या है, प्रोजेक्शन है, इसीलिए ये क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है ना। थ्योरी में मैंने बताया था, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किस कोण प्रक्षेप में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनता है। बोल रहा है कि किस एंगल प्रोजेक्शन में जो वस्तु होता है ना, वस्तु का जो टॉप व्यू होता है फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, तो ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू कहां बनता है, यहाँ पे इस वाले प्लेन पे, और फ्रंट व्यू इस वाले प्लेन पे बनता है। और प्रोजेक्शन के नियमानुसार अगर ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करना है तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो इस पे क्या था, फ्रंट व्यू था, और इस पे क्या हुआ, टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू के नीचे किस में क्या बना, टॉप व्यू बना, और किस एंगल प्रोजेक्शन में बना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना। तो बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा टॉप व्यू के नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनता है, टॉप व्यू के नीचे हमारा, सॉरी फ्रंट व्यू के नीचे, यहां गलती कर दिए, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आइसोमेट्रिक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो आइसो और मेट्रिक, ठीक है ना, इसी दोनों से मिलकर बना है। आइसो मतलब समान होता है, ठीक है ना, तो समान जिसकी सतह हो उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि सममितीय मापनी द्वारा बनाया गया दृश्य कौन सा प्रक्षेप कहलाता है। बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा बनाया गया प्रोजेक्शन कौन सा प्रोजेक्शन होता है। तो आइसोमेट्रिक से प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक स्केल से हमेशा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। और ये छोटा होता है, ये एक्चुअल साइज से हमेशा जो आइसोमेट्रिक वाला होता है, क्या होता है, आइसोमेट्रिक वाला प्रोजेक्शन हमेशा छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है, किससे, एक्चुअल प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक छोटा होता है, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 20 नंबर पूरा कि सममितीय मापनी में घन की सभी कोण समान रूप से खाली स्थान होते हैं, ठीक है ना। सममितीय आइसोमेट्रिक में बोल रहा है कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर आइसोमेट्रिक पोजीशन में किसी घन का सतह को बनाएंगे तो एक्चुअल से क्या होगा, बड़ा या छोटा होगा, छोटा होगा। क्यों कि जो एक्चुअल प्रोजेक्शन होता है ना, एक्चुअल जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, और आइसोमेट्रिक हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो हम आगे बताएंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, आगे बढ़कर दिखेगा। तो एक्चुअल वाला हमेशा बड़ा होता है, और आइसोमेट्रिक जो पोजीशन होता है ये हमेशा छोटा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 22% छोटा होता है, ठीक है ना, लगभग 22% छोटा होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा 21 नंबर। बोला कि प्रक्षेप के प्रकार का चयन करें, इसमें से कौन सा प्रक्षेप है, ठीक है। तो देखिए आइसोमेट्री में क्या होता है कि ये जो होता है ना 30 डिग्री के एंगल पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल सतह होता है, नीचे वाला जो सतह होता है ना, यहाँ पर 30 डिग्री पर ऐसे रखा रहता है, ठीक है ना। ये दोनों इधर और इधर वाला ये दोनों 30 डिग्री पर होता है। लेकिन ऑब्लिक में क्या होता है कि एक भाग को इसी पर रख दिया जाता है, ठीक है ना। ये पूरे सतह इस पे रखा था, यहाँ पर कॉर्नर रखा था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइट आती है तो कॉर्नर यहाँ पर रखते हैं। लेकिन ऑब्लिक वाले में कॉर्नर नहीं, पूरी एक सतह को इस पर टिका दिया जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखिए पूरी सतह यहाँ पर टिका हुआ, ठीक है ना, इसीलिए ये ऑब्लिक है।
ऑब्लिक में एक पूरा साइड ही टिका रहता है, ध्यान देकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर बोल रहा है कि सिमेट्रिक प्रोजेक्शन बिकम स्मॉलर इन प्रोपोर्शन। बोल रहा है कि सिमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है, मतलब जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है कितना छोटा होता है, उसका रेशियो बताइए। प्रोपोर्शन रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, देखिए ये होता है आइसोमेट्रिक अपॉन एक्चुअल। एक्चुअल इक्वल टू होता है 0.81 समथिंग, ठीक है ना। अगर बोलेंगे तो इसको हम कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप √2 भागा √3 कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेटर से कर देते हैं, √2 भागा √3, ठीक है। तो ये आया 8164, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये आइसोमेट्रिक इंटू एक्चुअल रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको दूसरे भाषा में लिखें, दूसरे भाषा में हम यहाँ पे लिखें तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो एक्चुअल आइसोमेट्रिक स्केल जो होता है, आइसोमेट्रिक जो स्केल होता है इक्वल टू क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 0.8164 एक्चुअल स्केल, ठीक है ना। एक्चुअल स्केल ये होता है, आइसोमेट्रिक स्केल कितना छोटा है 0.164 इंटू एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना छोटा ये बनता है, लगभग 22%, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो चेक करेंगे तो इसी के बराबर आ रहा है, इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि इसमें जो रेशियो दिया गया ये वाला सही है, एक्चुअल अपन आइसो, सॉरी आइसो अपन एक्चुअल, ये रेशियो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे हमेशा, ये आगे आपको काम आएगा। और ये जो होता है ना, ये आइसो लगभग 22% छोटा होता है, ठीक है ना, किससे, एक्चुअल से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आपको आएगा तो आप देखेंगे ओवरऑल में ये 22% छोटा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर में पूछ रहा है कि जो वास्तविक मापनी होता है, जो एक्चुअल स्केल होता है द्वारा बनाए गए दृश्य को कहते हैं, एक्चुअल स्केल द्वारा बनाए गए दृश्य को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, एक्सिस थोड़ा होता है, आइसोमेट्रिक बॉटम भी नहीं होता, आइसोमेट्रिक व्यू होता है, ठीक है ना। हमेशा एक्चुअल स्केल द्वारा, एक्चुअल स्केल द्वारा क्या बनता है हमारा, आइसोमेट्रिक व्यू बनता है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें तो हमेशा वो आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा बनता है, ये एक्चुअल स्केल द्वारा बना। एक होता है आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है ना, इसके द्वारा कौन सा बनता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी एक्चुअल स्केल बोला मतलब आइसोमेट्रिक भी हो गया, जहां भी आइसोमेट्रिक स्केल बोला आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है ना। केवल व्यू और प्रोजेक्शन का डिफरेंस है। 24 नंबर, ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय चतुर्थांश में है और उसका प्रक्षेप नीचे जाता है तो उसे कहते हैं। देखिए सीधा सा बात है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बोल रहा है कि किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में रखा हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये द्वितीय में है, तो इसका जो भी प्रोजेक्शन होगा उसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलेंगे, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बोलेंगे, क्योंकि सेकंड में है, ठीक है ना। फर्स्ट में था फर्स्ट एंगल बोलते हैं। क्या पूछा उससे मतलब ये, जो पूछ रहा है उसका ऑप्शन के अनुसार हमारा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इसको बोलेंगे, सही है, ठीक है। 25 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है। तो आपको पता है ना, थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, पूछ रहा है क्वेश्चन की हमारे भारत देश में कौन सा प्रोजेक्शन मान नहीं है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में तो प्रोजेक्शन बन जाता है 2D में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में प्रोजेक्शन संभव ही नहीं है, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जैसे इसको घड़ी की दिशा में हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे घड़ी की दिशा में, तो ये दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आपस में कोलैप्स से बचने के लिए हम लोग दो ही प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का प्रयोग करते हैं, सेकंड और फोर्थ का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जहां पे मल्टी व्यू दिखाना होता है वहां पे तो चारों का प्रयोग होता है, लेकिन नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का ही प्रयोग करते हैं, सेकंड और फोर्थ का नहीं करते। लेकिन फोर्थ नहीं दिया है, सेकंड दिया है, तो इसीलिए सेकंड वाला सही होगा, सेकंड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कौन सा सही है, सेकंड वाला, ये नहीं इसका किया जाता है। फर्स्ट का भी किया जाता है और थर्ड का भी किया जाता है, लेकिन इसका नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर यहाँ पे, ठीक है। और 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्चुअल लंबाई होता है ना वो आइसोमेट्रिक से कितना गुना होता है, ठीक है। एक्चुअल लंबाई आइसोमेट्रिक से कितना गुना होता है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है कितना होता है। तो आपको बताया था ना कि जो आइसोमेट्रिक अपन एक्चुअल, आइसोमेट्रिक व्यू अपन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, अपन एक्चुअल प्रोजेक्शन में जो रेशियो होता है वो होता है 0.816, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक स्केल अपन एक्चुअल स्केल में कितना का डिफरेंस होता है, 0.816, ठीक है। तो ये वाला सही होगा, ठीक है, ये गलती है। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन हो गया। 27वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 27वां क्वेश्चन में कि सममितीय मापनी की सहायता से परिवर्तित किया गया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल से हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल से हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, वास्तविक लंबाई को आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल से क्या होता है, जो एक्चुअल साइज होता है उसको थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कन्वर्टिंग तो हो रहा है, एक्चुअल से आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। वास्तविक से आइसोमेट्रिक में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका रेशियो मैंने बताया था कि आइसोमेट्रिक अपन एक्चुअल की जो रेशियो होती है कितना होता है, 0.186 होता है, 5 के बाद भी डिजिट होता है, इसीलिए इसको 6 कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर। और यहां पे देखिए पूछ रहा है कि सममितीय वृत्त की आकृति होती है। देखिए जो भी आइसोमेट्रिक सर्कल जो होता है ना, सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक में तो ऐसा सर्कल गोल नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप का दिखता है, इस तरह का दिखता है, ठीक है ना, थोड़ा सा इलिप जैसा दिखता है, ठीक है ना। सर्कल ऐसे तो गोल होता है, लेकिन जब आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इलिप जैसा होता है, दीर्घवृत्तीय जैसा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है 29, सममितीय वृत्त को कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। सममितीय वृत्त को कितने विधि द्वारा बनाया जाता है, 2 विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लॉटिंग मेथड और आर्क मेथड, ठीक है ना, 2 विधि द्वारा बनाया जाता है। पहला का नाम होता है प्लॉटिंग मेथड, PLOTTING, प्लॉटिंग मेथड होता है, और एक आर्क मेथड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 29 नंबर, 29 हो गया भाई। 30 नंबर देखते हैं, परिक्षेप पे समानांतर कितने स्टेशन पॉइंट वाला होता है। देखिए बोल रहा है कि पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन होता है वो कितने पॉइंट होता है उसमें। तो पर्सपेक्टिव पोजीशन का टाइप्स देंगे तो 1 पॉइंट होता है, 2 होता है और 3 पर्सपेक्टिव पोजीशन में दिया गया है, ठीक ना। तो उसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए 2 और 3, 2 और 4 दिया हुआ है, तो 2 से कभी नहीं शुरू होता है, 1 और 2 वाला सही होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 भी होता तभी सही था, 1 2 3 3 टाइप का भी होता है, ठीक है। 1 या 2 हम मान सकते हैं, या 1 2 3 भी हम पॉइंट्स को दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला सही है 1 और 2, कभी भी हम 2 और 3 नहीं बोलेंगे, 2 और 4 नहीं बोलेंगे, हमेशा 1 और 2, या उसके साथ 3 भी आ सकता है, ठीक है। 31 बोला कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि वैसा प्रोजेक्शन जिसमें उस ऑब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी चीजों को दिखाया जाए, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि हम खड़े हैं यहाँ पे, तो मेरा अगर ड्राइंग बनाया जाए, तो अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, आप पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करें, तो उसमें मेरा केवल ड्राइंग बनेगा, मैं कैसे खड़ा हूँ, मेरा लेंथ हाइट सब मुझे मैं ड्राइंग में दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर्सपेक्टिव पोजीशन में मेरा इमेज बनाया जाएगा, तो उसमें वो लोग बोर्ड भी दिखाएंगे कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है, बोर्ड के बैकग्राउंड में क्या है, ये तमाम चीजें, सारा चीजें दिखाया जाएगा, आसपास जितने भी चीजें सब दिखा दिया जाएगा, उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो आप जरा ध्यान करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग जो होता है उसमें अगर कहीं मकान बनता है, कहीं रोड बनता है, कहीं पुल बनता है, तो पुल के साथ साथ नदी को भी दिखाया जाता है, मकान के साथ उसके एरिया को भी दिखाया जाता है, कितने एरिया में आसपास कैसा माहौल है, ये सब चीज दिखाई जाती है। इसीलिए पर्सपेक्टिव पोजीशन का यूज हम केवल सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, करते भी हैं, बाकी मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इस सब में नहीं करते हैं। मैकेनिकल में अगर गाड़ी का पार्ट्स का ड्राइंग बनाए तो गाड़ी का पार्ट्स का ड्राइंग बनाएंगे, इसका थोड़ा रोड का ड्राइंग बनाएंगे। लेकिन सिविल में अगर रोड बनाया तो आसपास नहर भी दिखाना है, पेड़ पौधे भी दिखाना है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। 32 नंबर देखिए,
बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ व्यू ड्रॉ इन द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन को पहले ही बताया था, 3 होता है ऑर्थोगोनल में, 3 प्रोजेक्शन को हम लोग देखते हैं, 3 व्यू को देखते हैं। कौन कौन? एक पहला होता है फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू, और ये दोनों प्रिंसिपल व्यू है, और एक हम लोग साइड व्यू बना देते हैं, ठीक है ना, एक साइड व्यू बनाते हैं। ये 3 को कम से कम दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर में, लंबकोणीय परिछेद B25 प्रणाली द्वारा मान्य है। बिल्कुल ट्रू है, सत्य, ये मान्य है। ये हमारे जो भारतीय B25 जो सिस्टम है, जिसके तहत ड्राइंग को बहुत सारी चीजों को मान्यता मिलती है, उसके द्वारा इसको प्रमाणित किया गया, ये सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर, बोल रहा है कि रेशियो या आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल का रेशियो क्या होता है? तो इसको तो मैंने पहले ही बताया है कि आइसोमेट्रिक स्केल का जो रेशियो होता है, आइसो अपन एक्चुअल, यही रेशियो होता है, और रेशियो होता है 0.1816, ठीक है। तो क्या होगा? आइसोमेट्रिक लेंथ अपन रियल लेंथ, ठीक है। 35 देखिए, दिए गए चित्र को पहचानिए। ये दिया गया जो चित्र है ना, ये आइसोमेट्रिक स्केल है। जो दिया गया चित्र है क्या है? आइसोमेट्रिक स्केल है। कैसे है? क्योंकि देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, मतलब ये रियल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है। और ये जो है ना, ये आइसोमेट्रिक लेंथ है, ये आइसोमेट्रिक लेंथ है, ठीक है ना। और इन दोनों को बीच में जैसे हम पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 दिए, दोनों को मिला दिए हैं, तो इससे जो स्केल बन रहा है एक्चुअल में, देखिए 1 यहाँ पे, यहाँ से इसकी लंबाई मान के चलिए कि 1 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी लंबाई जो होगी 0.1 मीटर होगी, ठीक है ना। तो ये जो स्केल बना है ना, इसको हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बोलते हैं। इसका एंगल यहाँ पर 30 डिग्री होता है, इसका वाला का 30 होता है, और इसका वाला का जो एंगल होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का स्केल आपको दिखेगा तो आप समझ जाना कि ये क्या है, आइसोमेट्रिक स्केल है। क्योंकि आइसोमेट्रिक जो लेंथ होता है ना, ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और एक्चुअल वाला का एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है। और दोनों का एंड को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 37 नंबर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द लाइन ऑफ सिमेट्री आर नॉट शॉर्टेंड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल लिखा हुआ, टू रेशियो विल बी लार्जर। कितना होगा? तो ये 22% लार्ज होता है, ठीक है ना। एक्चुअल होता है कितना? 22% लार्ज होता है आइसोमेट्रिक से, ठीक है, याद रखेंगे। 38 नंबर पूछ रहा है कि जो सममितीय वृत्त होता है ना, जो व्हाट इज द मेड ऑफ फर्स्ट ऑफ द प्लॉटिंग मेथड इन आइसोमेट्रिक सर्कल। आइसोमेट्रिक सर्कल जो हम लोग बनाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक जो सर्कल निर्माण किया जाता है तो ऐसे नहीं बनता है, इसके पहले हम लोग स्क्वायर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एक स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर के अंदर में इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिससे ये इलिप्स टाइप का हमको दिखता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला सममितीय पिरामिड को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है। जो सममितीय पिरामिड होता है उसको 2 विधियों द्वारा बनाया जाता है। पहला विधि होता है बॉक्स मेथड। क्या होता है? बॉक्स मेथड, निमी में दिया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा होता है ऑफसेट मेथड। दूसरा क्या होता है? ऑफसेट मेथड। ये 2 मेथड द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। तो 2 होगा यहाँ पे। तो कभी पूछा जाएगा कि जो पिरामिड होता है, पिरामिड को कितने मेथड से बनाते हैं? 2 मेथड से, बॉक्स मेथड और ऑफसेट मेथड, ठीक है। 39 हो गया। 40 देखिए, बोल रहा है कि सममितीय पिरामिड में बॉक्स विधि में ऑब्जेक्ट को एक खाली स्थान में बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम पिरामिड बनाते हैं ना, तो एक रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल के अंदर में हम लोग पिरामिड को बनाते हैं। पिरामिड को कहाँ बनाते हैं? एक रेक्टेंगल के अंदर में बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं आइसोमेट्रिक में। तो रेक्टेंगल यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एचपी पर लिया गया व्यू होता है। बोल रहा है कि एचपी में हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट का अगर व्यू लेते हैं तो कौन सा व्यू होता है। देखिए आपके सामने ये है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको एचपी बोला जाता है, और ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, इस पर कौन सा व्यू मिलेगा? सामने से देखेंगे तो सामने वाला व्यू हमें वीपी पे मिलता है, मतलब फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलता है।
और ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कहाँ मिलेगा हमें? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ऊपर से देखेंगे उसको टॉप व्यू बोलते हैं और उसका प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जो टॉप व्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टॉप व्यू। 41 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 42 में। बोला कि चित्रीय प्रक्षेप होता है, ठीक है ना, एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इज। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कौन सा होता है भाई? तो पिक्टोरियल हमेशा 3D प्रोजेक्शन होता है। पिक्टोरियल जिसमें आइसो भी आता है, ऑब्लिक भी आता है और पर्सपेक्टिव भी आता है, तो 3D प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंब कोणीय प्रक्षेप में न्यूनतम कितने व्यू दिखाए जाते हैं। देखिए तीसरी बार ये हमें दिख गया, ठीक है ना। मतलब पूछे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में कितने व्यू दिखाए जाते हैं? 3 व्यू दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं। 44 नंबर में सुनिए, किसी वस्तु को प्रक्षेप लेने के लिए निम्नलिखित में किस तत्वों की आवश्यकता होती है? कोई भी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसका प्रोजेक्शन लेना तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? पहला, ये ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, चाहिए प्रोजेक्शन प्लेन चाहिए जहां पे इसका प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है ना। प्रोजेक्शन प्लेन रहेगा तभी ना दिखेगा प्रोजेक्शन उस पर, तो प्रोजेक्शन प्लेन भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए और प्रोजेक्टर चाहिए। कहीं से प्रोजेक्ट करेंगे ना भाई, इसका पोजीशन को देखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लाइट का एक सोर्स चाहिए जो इसको इसके पोजीशन को यहाँ पे दिखाए। ये तीनों चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों रहेगा तब इसका पोजीशन हमें दिखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोरा ऊर्ध्वाधर समतल सतह को क्या कहा जाता है? जो वर्टिकल वाला ऊपर वाला तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे दो प्लेन है, एक ऊर्ध्वाधर है मतलब ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसको एचपी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इन दोनों प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। साइड में जो प्लेन लगाते हैं उसको एक्सिलरी प्लेन बोलते हैं, इसको एक्सिलरी प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, जो भी प्लेन बोल दीजिए इसको साइड वाले को। तो यहाँ पे ऑप्शन है रेफरेंस प्लेन बोलते हैं या प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, एक्चुअल प्लेन बोलते हैं, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला सही है, ए और बी, ठीक है। 45-46 नंबर देखिए, बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब कोणीय प्रक्षेप में समानांतर रेखाएं लंब होती है। अब बोल रहा है कि पैरेलल लाइन इन परपेंडिकुलर एंगुलर प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल प्लेन आर परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। अब देखिए जो ऊर्ध्वाधर सतह मतलब वर्टिकल जो प्लेन है, तो इस प्लेन के पैरेलल में जो भी लाइन खींचेंगे वो परपेंडिकुलर ही होगा इसके ना, मतलब इसके वर्टिकल ही होगा, ठीक है ना। अब इस प्लेन के पैरेलल में खींचना हो तो हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे जो इसके पैरेलल रहेगा। तो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल में हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो पैरेलल में होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा है, ठीक है। 47 नंबर देखिए, यहाँ पे लंब कोणीय प्रक्षेप में वस्तु या ऑब्जेक्ट का किस चतुर्थांश में होना जरूरी है? बोल रहा है कि लंब कोणीय प्रक्षेप के लिए, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए बोल रहा है कि वस्तु को किस चतुर्थांश में होना चाहिए? ये चारों में से किस में होना चाहिए? इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखना है। तो भाई किसी में रहेगा तो बन सकता है, उसका कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, तो किसी में रहेगा तो ये बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है किसी में भी रहे, ये फोर्थ गलत है यहाँ पे। ऑल कोऑर्डिनेट्स में से किसी में रहेगा तो ये पोजीशन हमको दिख जाएगा, ठीक है ना, ये पोजीशन हमें नजर आएगा। तो किसी भी चतुर्थांश में हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको बनाना क्या है? ऑर्थोगोनल ग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब टॉप भी बनाना है, फ्रंट भी बनाना है, टॉप भी बनाना है और साइड भी बनाना है। 2D बनाना, 2D किसी में रहेगा तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं बोल सकते प्रथम में रहेगा, थर्ड में रहेगा, ये दोनों तो बिल्कुल एक्चुअल में सही है कि दोनों में रहता तो और अच्छा से बनता है, लेकिन ये दोनों में भी बन सकता है, लेकिन बनाने के तरीके में परिवर्तन रहेगा, ठीक है ना। 48 नंबर, एचपी और वीपी को साइड से देखकर किस व्यू में लेने पर प्लेन चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है? चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ये एचपी और ये वीपी होगा, फ्रंट व्यू, सॉरी ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको इससे मिलता है फ्रंट व्यू और इस पे मिलता है टॉप व्यू। साइड व्यू देखने के लिए हमें एक प्रोफाइल प्लेन लगाना पड़ता है, यहाँ पे एक्सिलरी प्लेन लगाना पड़ता है और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? साइड व्यू मिलता है। तो साइड व्यू देखना होता है तो उसके लिए हम लोग ये चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाती है। मतलब देखिए कैसे होता है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिखा हमारा फ्रंट व्यू, ऊपर से नीचे दिखा हमें टॉप व्यू, और यहाँ पर साइड व्यू देखना हो तो दो को यहाँ से रेखा खींचेंगे और दो को यहाँ से खींचेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को मिला दीजिए तो यहाँ बनता है हमारा साइड व्यू। तो चार रेखा में परिवर्तित हो गया ना, दो रेखा एक और दो, एक दो तीन और चार। क्यों? यहाँ पे है हाइट और लेंथ है,
यहाँ पर विड्थ है और लेंथ है और यहाँ पर हाइट है और हमारा विड्थ है। तो हाइट इधर से ले लिए और विड्थ इधर से ले लिए, काम हो गया। ये जब ड्राइंग शीट पर बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 49 नंबर देखिए, बोल रहा है कि सभी टेक्निकल ड्राइंग को किस कोण प्रक्षेप में बनाना जाना चाहिए। सभी टेक्निकल ड्राइंग को कौन सा एंगल में बनाते हैं? ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो इंडिया में कौन सा चलता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चलता है। ठीक है, तो सभी भी कोई भी ड्राइंग हम बनाए तो हम लोग प्रथम प्राथमिकता फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को देना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट एंगल में बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 50। बोल रहा है कि खाली स्थान में ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा जाता है। कह रहा है कि किस में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखते हैं। देखिए फर्स्ट एंगल में देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर मतलब आप हैं। आप और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला प्लेन, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में कौन सा एंगल में रखा जाता है? तो अभी कौन सा एंगल है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? प्रथम प्रक्षेप में। ठीक है, 51 नंबर देखिए, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। थर्ड एंगल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। ठीक है ना, आप यहां पे जहां पे वहीं पर रहेंगे। तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? प्रोजेक्शन प्लेन है। आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? प्रोजेक्शन प्लेन है। थोड़ा सा ढीला हो गया है, ऐसे रहता है। आप यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है। तो इधर से देखेंगे तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? प्रोजेक्शन प्लेन आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में क्या होता है कि प्रोजेक्शन बिटवीन लाई द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर समझिए, समितीय पिरामिड में बॉक्स विधि द्वारा किन वस्तुओं को समितीय प्रक्षेप बनाया जाता है? बोल रहा है कि पिरामिड बनाते हैं जो रेक्टेंगल मेथड से, मतलब आयताकार मेथड से, के अंदर में जो हम पिरामिड बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, किन वस्तुओं को उसमें हम बना सकते हैं? तो वैसा वस्तु जो आयताकार बॉक्स में सुविधा पूर्वक बंद हो जाए, सुविधा अनुसार जो इसके अंदर में बंद हो जाए, उसी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या बनाते हैं? बॉक्स मेथड के द्वारा हम लोग प्रोजेक्शन को बनाते हैं। ठीक है ना, पिरामिड क्या होता है? इसमें फिट बैठ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये वाला सही होगा। आप टेस्ट देंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, 53 नंबर देखिए, अनुलंब विधि में अनुलंब लेकर समितीय खाली स्थान बनाया जाता है। इन द वर्टिकल मेथड आइसोमेट्रिक खाली स्थान आर मेड बाय टेकिंग द वर्टिकल। बोल रहा है कि अनुलंब विधि में, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल मेथड में आइसोमेट्रिक व्यू आर मेड बाय टेकिंग वर्टिकल। देखिए कोई भी व्यू हो, अगर आप बनाना चाहते हैं तो व्यू को वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो वर्टिकल व्यू कैसे बनता है आइसोमेट्रिक में? तो आइसोमेट्रिक व्यू को हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल मेथड द्वारा बना लेते हैं। ठीक है ना, फिर से एक बार समझिए, अनुलंब विधि में अनुलंब लेकर समितीय खाली स्थान बनाया जाता है। इन द वर्टिकल मेथड आइसोमेट्रिक व्यू आर मेड बाय टेकिंग द वर्टिकल। आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो सबसे पहले वर्टिकल का ही हम लोग, वर्टिकल सरफेस का ही सबसे पहले व्यू लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर लिखा हुआ है। ठीक है ना, उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है 54, किस कोण प्रक्षेप में प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शी माना जाता है? किस कोण में, किस प्रक्षेप में प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शी माना जाता है? तो आइए थर्ड एंगल को समझिए। फर्स्ट एंगल में क्या था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इधर से आप देख रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन इस पर आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में है, यही ऑब्जेक्ट कहाँ है? थर्ड एंगल में रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड एंगल में रखा हुआ है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे तो प्रोजेक्शन प्लेन रखा हुआ था, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसीलिए ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है पारदर्शी है, आर पार दिख सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके आर पार आपको प्रोजेक्शन दिख जाएगा। तो इस वाले प्लेन को हम लोग पारदर्शी मानते हैं कि इसके आर पार दिखेगा। ठीक है ना, तो थर्ड एंगल में हम लोग क्या मानते हैं? प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शी मानते हैं। किसमें? थर्ड एंगल में। ठीक है ना, थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन को हम लोग पारदर्शी मानते हैं। किसको? प्रोजेक्शन प्लेन को। किसमें? थर्ड एंगल में। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर देखिए, वस्तु का प्रक्षेप खींचने के लिए वस्तु के किनारे से प्रक्षेप तल पर रेखाएं खींची जाती है। वस्तु का प्रक्षेप देखने के लिए हम लोग जो वस्तु के किनारे से जो रेखाएं खींचते हैं, जो 30 डिग्री पे इसको खींच रहे हैं, तो ये जो रेखा है, चाहे ये जो रेखा है, ये सब क्या है, स्ट्रेट है, सरल रेखा है ना। तो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, सरल रेखा होता है, ठीक है ना, कर्व नहीं होता है। कर्व होता है, ये कर्व है क्या, बिल्कुल नहीं। ऑब्लिक है क्या, तिर्यक है, ये पैरेलल है, एक दूसरे से सीधा जा रहा है, ठीक है ना। ये देखेंगे ना जब बनता है ड्राइंग, तो ये सीधा होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो कभी भी ये कर्व और ऑब्लिक नहीं होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। 56 बोला है कि सममितीय मापनी में वर्गाकार फलक खाली स्थान के आकार का होता है। तो जो आइसोमेट्रिक अगर हम पोजीशन ड्रॉ करेंगे वर्ग का, तो ये ऐसे नहीं बनता, ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, रोहम्बस जैसा बनता है, ऐसा बनेगा। आइसोमेट्रिक में वर्ग इस तरह से बनेगा। तो ये कैसा दिख रहा है, रोहम्बस जैसा दिख रहा है, तो रोहम्बस जैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जब सममितीय प्रक्षेप बनाते हैं तो वास्तविक लंबाई को खाली स्थान लंबाई में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। तो एक्चुअल लेंथ को बोल रहा है कि जो आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाते हैं, आइसोमेट्रिक पोजीशन जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो लेंथ होता है, एक्चुअल जो लेंथ होता है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो किस में कन्वर्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 58 का। तो यहां पर देखिए 58 नंबर में कि सममितीय दृश्य बनाने में सरलता होने तथा ड्राइंग से ही विमाएं नापने की में सुविधा होने के कारण आजकल सामान्यतः किस मापनी का प्रयोग किया जाता है, एक्चुअल स्केल का प्रयोग किया जाता है आजकल। क्यों, क्योंकि अगर आइसोमेट्रिक स्केल में बनाएंगे तो उससे दिक्कत क्या होता है कि आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो एक्चुअल साइज है वो क्या है। लेकिन एक्चुअल स्केल में अगर ड्राइंग बनाते हैं उससे फायदा होता है कि आपको बार बार नहीं चेक करना पड़ता, आपको पता होता है कि इसकी साइज क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअल साइज में बनाया जाता है, आइसोमेट्रिक स्केल में लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सममितीय वृत्त में आर्क विधि में सर्वप्रथम बनाया जाता है। देखिए वृत्त, सममितीय वृत्त में आर्क विधि में सर्वप्रथम बनाया जाता है। अगर वृत्त बनाते हैं ना सब पहले, तो वृत्त बनाने से पहले हमको स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, और इस स्क्वायर के अंदर में हम वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, स्क्वायर बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, कब, जब आइसोमेट्रिक वृत्त बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बाबू खत्म हो गया आपका प्रोजेक्शन का सारे सवाल। और भी सवाल कराएंगे, एग्जाम अभी तो आने वाला है, फॉर्म आने दीजिए। इतना क्वेश्चंस करा देंगे कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से प्रोजेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन भी मैंने करा दिए आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर है कन्वेंशन, ठीक है ना। अब कन्वेंशन को पढ़ाएंगे हम, और उसमें भी प्रश्न को लगवा देंगे। इसके बाद हमारा बेसिक साइंस शुरू हो जाएगा, और बेसिक साइंस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी को, और उस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराने वाले, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।